हाय एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विश्व स्वतंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा हम लोग बार बार बताते आ रहे हैं, टेट, सुपर टेट, बीएड के लिए हमारे वीडियोज़ हैं, जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, साइंस के, जो आप लोगों को परीक्षा में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। सफलता मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। आप लोग वीडियो अगर बराबर देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, चीज़ों को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे संविधान की, और संविधान में लगभग बातें हो चुकी थी। हमने संभावित प्रश्न भी आप लोगों को बता दिया था। बारी थी उद्देशिका की या प्रस्तावना की। प्रस्तावना या उद्देशिका, जहाँ से हमारा संविधान प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले विचार करते हैं प्रस्तावना आई कहाँ से। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए पूरा ना लिखूं तो भी आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हुआ, और बाद में यही जो उनका उद्देश्य प्रस्ताव था क्या बना? उद्देश्य क्या या प्रस्तावना बना। उद्देश्य क्या या प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से विचार आया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना में जो भी भावनाएं हैं वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं, यानी हमारी प्रस्तावना का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना बना कहाँ से? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जब यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ तो यही बाद में संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या बना। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, दोनों प्रश्न बन सकता है दोनों टॉपिक से, कि उद्देशिका कहाँ से आई? तो सीधा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव से आई, जिसे नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हुआ। दूसरी बात, किस देश से यह विचार लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना में निहित भावनाएं ही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं हैं। बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना बड़ी है, शायद बोर्ड पे लिखने में नहीं आएगी। प्रस्तावना आप लोग एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा। आवश्यक नहीं है कि परीक्षा की दृष्टि से रटा ही जाए, लेकिन हम भारतीय नागरिक हैं, भारतीय संविधान की बात है। अगर प्रस्तावना याद हो जाती है तो ये बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। किसने कहा? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने। आगे बता रहे हैं। पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, यानी भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कौन कर रहा है? हम भारत के लोग, भारत की जनता, यानी भारतीय संप्रभुता। भारत की संप्रभुता कहाँ निहित है? संप्रभुता निहित है जनता में। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता शब्द बार बार आएगा। संप्रभु होना। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए 4 आवश्यक चीजें होती हैं। अपना निश्चित भूभाग होना चाहिए, अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए, अपनी एक सरकार होनी चाहिए, और आवश्यक क्या अनिवार्य तत्व हैं ये, इनके बिना तो संरचना हो ही नहीं सकती किसी राज्य की। और जो चौथा है वो है संप्रभुता। अपना एक भूभाग, अपनी एक जनसंख्या, अपनी एक सरकार, और वो सरकार कैसी हो? संप्रभु सरकार। समझते हैं कैसे? भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अपना भूभाग था भारतवर्ष, अपनी जनसंख्या थी भारतवर्ष, अपनी सरकार थी, राजे महाराजे भी थे, लेकिन उनकी संप्रभुता छीन ली गई। संप्रभुता कहाँ चली गई? संप्रभुता अंग्रेजों के पास चली गई। यानी संप्रभुता का सामान्य बोलचाल की भाषा में हम अर्थ ले सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए, बाह्य और आंतरिक मामलों के लिए स्वतंत्र होना ही संप्रभुता होती है। जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपने समाज में रहता हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति उसकी बात मानते हो, लेकिन वह बात किसी की मानने के लिए बाध्य ना हो, वह व्यक्ति क्या कहा जाएगा? संप्रभु कहा जाएगा, यानी संप्रभुता। भारतीय संप्रभुता कहाँ है? भारत की जनता में है। भारत संप्रभु राष्ट्र है। भारत अपने प्रत्येक बाह्य और आंतरिक मामलों के लिए स्वतंत्र है, यह किसी पर
किसी भी तरह से निर्भर नहीं है, या संधि कर सकता है या युद्ध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भारत पूरी तरह से संप्रभु है। भारत सरकार कोई भी निर्णय अपनी जनता के हित में ले सकती है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारी संप्रभुता छीन ली गई थी, तो भारत की जो सरकार होती थी, रियासत की जो सरकार होती थी, वह अपनी जनता के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेती थी, बल्कि जो ब्रिटिश हुकूमत से आए हुए लोग थे, जो यहाँ के गवर्नर जनरल, वायसराय, जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, वह हमारे बारे में डिसीजन लेते थे, हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो यह बात हो गई संप्रभुता की। संविधान की प्रस्तावना में पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, प्रयास करिएगा, लिखिएगा, याद करिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को दृढ़ करने के लिए अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी और हिंदी का महीना मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर को हमारी संविधान सभा ने हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए, जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान को अंगीकार किया, प्रस्तावना को अंगीकार किया। और यह रही आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना मूल रूप से ऐसे नहीं थी, प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए। प्रस्तावना में परिवर्तन कब और कैसे किया गया? सबसे पहले एक विवाद आता है, बेरुआरी विवाद। बेरुआरी विवाद यह 1960 ईस्वी में हुआ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने, जो संविधान पीठ बैठी, उसने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि किसी भी तरह से प्रस्तावना संविधान का अंग है। नहीं, साफ उन्होंने इनकार कर दिया और इस चीज़ को वो माने नहीं। आगे और विवाद होते हैं, आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, परीक्षा में भी अक्सर पूछा जाता है, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1976 ईस्वी में है यह मुकदमा। केशवानंद भारतीवाद में भी एक संविधान पीठ बैठी। उसी संविधान पीठ ने पहली बार स्वीकार किया क्या, कि उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका संविधान का अंग है। बार बार कहने का मतलब यह है कि प्रश्न आता है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? हाँ, उद्देशिका संविधान का अंग है। और संविधान का अंग है तो इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। संविधान उद्देशिका में संविधान संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो उसका मूलभूत ढांचा है, यानी जो उसका विचार है, जो उसमें विचार निहित है, उन विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी उद्देशिका संविधान का अंग है। ये वर्ष शायद 1973 था, सॉरी, क्योंकि 1973 में ये डिसीजन आया। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में संशोधन किया गया पहली बार। उसमें कुछ शब्द जोड़े गए, बताता हूँ आप लोगों को। तो 73 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद आया, जिसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और उद्देशिका में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मूलभूत ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह विचार कहाँ आया? केशवानंद भारतीवाद 1973 से। केशवानंद किस वाद से यह माना गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है? केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी से यह माना गया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जो भी हमारे संविधान विशेषज्ञ थे, जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के राजनेता थे, जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, हमारे पुरोधा थे, उनके जो भावनाएं हैं वो कहाँ निहित हैं? उद्देशिका में निहित हैं। इसलिए संविधान में, निर्वचन में, संविधान के जब भी कोई समस्या आएगी, निर्वचन माने होता पढ़ना, अर्थ लेना, किसी भी अनुच्छेद को पढ़ते समय अर्थ लेने में यदि कोई संशय की स्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति में संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का सहारा, निर्वचन में उद्देशिका का सहारा लिया जाएगा। उद्देशिका का सहारा लिया जाएगा। सहारा लिया जाएगा।
अब माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। कब माना गया? 1973 में केशवानंद भारती। बाद में वर्ष याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुकदमा कौन सा था? केशवानंद भारतीवाद था, यह याद रखने योग्य है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से यह मुकदमा था, 1973 ईस्वी में था। उसमें डिसीजन दिया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तन के लिए यह शर्त होगी कि संविधान के मूलभूत ढांचे में, यानी जो मूल विचार हैं संविधान के, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, तथा निर्वचन में जहां कोई समस्या आएगी वहां पर प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। यह मुख्य बातें हो गई। एक प्रश्न अक्सर आता है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा भी उद्देशिका को कहते हैं। लेकिन अगर यह प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में पूछा जाएगा, इससे पहले जान लीजिए, संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। इसे कहा था, यह शब्द दिया था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का आत्मा है। संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, तो उत्तर बदल जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा, तब आपका उत्तर बदल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 32वें अनुच्छेद को जिसमें संवैधानिक उपचारों की बात हुई है, उसको संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों को, बात क्लियर है? संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। वैसे प्रश्न आता है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में जब भी यह प्रश्न आएगा तो 32वें अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। आइए 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में क्या क्या परिवर्तन किए गए? 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में क्या क्या परिवर्तन किए गए? अक्सर प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा में। आप पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो अक्सर देखेंगे कि यह प्रश्न आपको कई बार मिलेगा कि 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में क्या शब्द जोड़ा गया, क्या शब्द जोड़ा गया या क्या परिवर्तन किया गया, क्या परिवर्तन किया गया, क्या परिवर्तन किया गया। मैंने आप लोगों को बताया कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में न्यायमूर्ति ने यह कहा, संविधान पीठ जो बैठी थी उसने यह डिसीजन दिया कि उद्देशिका संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। तो उसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। और यह स्वर्ण समिति की, स्वर्ण सिंह ठक्कर थे एक व्यक्ति, स्वर्ण सिंह ठक्कर समिति की सिफारिश पर हुआ था संशोधन। समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये स्वर्ण सिंह ठक्कर समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा संशोधन है, कई चीज़ें इसमें परिवर्तित की गई थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में आपकी प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया था। पहले पैरा में जोड़ा गया शब्द था
समाजवादी, क्योंकि मूल संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी किसे कहते हैं? समाजवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, यह समाजवाद होता है। हमने समाजवादी में भी आर्थिक समाजवाद चुना। हमारा समाजवाद चीन के समाजवाद से, रूस के समाजवाद से अलग है। हमारे समाजवाद में सरकार और व्यक्ति दोनों का हिस्सा होता है। समाजवाद का तात्पर्य था कि धन का संकेंद्रण केवल कुछ हाथों में ना होने पाए या सबके हाथों तक पहुँचे। समाजवाद की संकल्पना के प्रवर्तक नेहरू जी थे। नेहरू जी समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े पोषक थे। तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि धन का संकेंद्रण मात्र कुछ पूंजीपतियों के हाथों में ना होने पाए, इसलिए समाजवाद संकल्पना निकल कर आई और हमने आर्थिक समाजवाद स्वीकार किया। इसी तरह शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म को राष्ट्र संरक्षण नहीं देगा, राष्ट्र किसी धर्म की बात नहीं करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई राष्ट्र की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं। यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हमारा धर्म होगा भाईचारा, हमारा धर्म होगा सबका एक साथ मिलकर रहना, हमारा किसी से कोई बैर नहीं, हमारा एक ही धर्म होगा मानव धर्म। और उसी को संवैधानिक स्वीकृति देने के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आया कि भारत राष्ट्र का, भारत की सरकार किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगी, बल्कि हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म मानव धर्म होगा और सभी धर्मों को हम एक दृष्टि से देखेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम मौलिक अधिकार में देखेंगे कि कैसे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, कैसे अनुच्छेदों के तहत हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं अपने धर्म के पोषण के लिए, अपने धर्म के बचाव के लिए। धार्मिक गतिविधियों से राष्ट्र को, राजनीति को दूर रखने का प्रयास किया गया भारतीय संविधान के माध्यम से, इसलिए शब्द आया पंथ निरपेक्ष। छठे पैरा में एक परिवर्तन किया गया। छठे पैरा में भी एक शब्द जोड़ा गया जिसे कहते हैं और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और जो दूसरा शब्द जोड़ा गया वह शब्द था क्या? और अखंडता। छठे पैरा में और अखंडता शब्द जोड़ा गया, और अखंडता शब्द जोड़ा गया, यानी भारत अखंड है। भारत के टुकड़े कहीं से नहीं हो सकते, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और भारत की आंतरिक या बाह्य मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और हम इसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए, यानी भारत की जनता, भारत की सरकार, भारत की संप्रभुता सब मिलकर के भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और भारत की अखंडता पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, इसलिए अखंडता शब्द आया। देखेंगे आप लोग कि कैसे दंगा हुआ, खालिस्तान की मांग हुई, किस तरह से अलग कश्मीर की बात हो रही थी, आर्टिकल 370 के तहत उसको समाप्त किया गया। तो एक अखंड भारत की बात हो रही है, चारों सीमाओं से घिरा हुआ पूरा अखंड भारत, इसमें कहीं से कोई सेंध नहीं लग सकती है। यानी हम जब भी बात करेंगे तो राज्य की बात नहीं करेंगे कि हम यूपी से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम बंगाल से हैं। हम जब भी बात करेंगे तो अखंड भारत की बात करेंगे। एकल नागरिकता की बात की गई है हमारे संविधान में, यानी हम केवल और केवल भारतीय हैं, हम केवल और केवल मानव हैं, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हैं, हम यूपी, बिहार, बंगाल वाले नहीं हैं। इस आधार पर हमारा आपस में संघर्ष नहीं होगा, बल्कि हमारा धर्म मानव होगा और हमारा देश भारत होगा और भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। यह हमारी उद्देशिका में उद्घोषणा की गई। कुछ शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिनको समझना आवश्यक है। प्रस्तावना समझने के लिए पहला शब्द हम भारत के लोग, जिस पर हमने आप लोगों को बताया कि हम भारत के लोग की घोषणा का मतलब है कि भारत की जनता का उस समय जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारतीय संविधान सभा में हमारे नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। नेति संस्कृत का शब्द है, नेति से निकला हुआ, नेतृत्व करने वाला, यानी जो जनता के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने भारत की जनता की तरफ से यह घोषणा की कि हम भारत के लोग, यानी हमारी जो संप्रभुता होगी वह भारतीय जनता में निहित होगी। हम भारत के लोग, संप्रभुता
जनता में निहित होगी, किसी नेता में नहीं, किसी सरकार में नहीं। जनता जिसको चाहेगी उसको प्रधानमंत्री बना देगी, जनता जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बना देगी। संप्रभु कौन होगी? जनता। 5 साल पर चुनाव होगा, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम आपको बदल देंगे। हम भारत के लोग, यानी संप्रभुता जनता में, संप्रभुता जनता में। संप्रभु भारत में कौन होगा? संप्रभु भारत में भारत की जनता होगी। कोई नेता नहीं होगा, कोई विधायक नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा, कोई सांसद नहीं होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। वह केवल जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और संप्रभुता भारत की जनता में निहित होगी। अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आपको 5 साल बाद बदल देंगे और दूसरे को लेकर आएंगे। इसलिए संप्रभु कौन हुआ? संप्रभुता जनता में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ तक बात हो रही थी। समाजवादी शब्द, समाजवादी हमने आपको बताया, समाजवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें धन का संकेंद्रण केवल एक हाथ में ना होकर प्रत्येक व्यक्ति तक बराबर मात्रा में धन का वितरण हो। यह समाजवाद की संकल्पना थी। नेहरू जी इसके बहुत बड़े पोषक थे और नेहरू जी ने समाजवाद की संकल्पना को सबसे ज़्यादा संविधान में शामिल करने के लिए समर्थन दिया। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो समाजवाद के बड़े प्रवर्तक थे। वो एक ही समय में कहते थे मैं समाजवादी और क्रांतिकारी दोनों हूँ। समाजवाद की संकल्पना उनकी इतनी मजबूत थी कि वो रूस तक गए। रूस सबसे पहले समाजवाद सर्वहारा की बात करता है। तो समाजवाद का मतलब है कि धन का संकेंद्रण एक जगह ना हो, सरकार की चीज़ें हों और सरकार बराबर रूप से जनता में उसका वितरण करे, बराबर लोगों को। जैसे सरकार की कोई भी योजना सबके लिए होती उसी तरह से, लेकिन हमने आर्थिक समाजवाद चुना। हमारा विश्व में सबसे व्यापक समाजवाद है। ये बात हो गई समाजवाद की। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को बराबर की दृष्टि से देखेंगे। राज्य की दृष्टि में ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा। सबके लिए एक राष्ट्र है और सबके लिए एक सरकार है, सबके लिए एक कोर्ट है, सबके लिए एक नियम है, सबके लिए एक कानून है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य किसी धर्म विशेष के पोषण के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसे संरक्षण नहीं देगा, यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देगा। यहाँ पर सब लोग एक देश में मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा कंसेप्ट है उसी के अनुसार चलते रहेंगे। तो ये बात हो गई पंथ निरपेक्ष की। बड़ा है ये टॉपिक, अभी गणतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और तमाम ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या करनी है आप लोगों के सामने। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के आगे। ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आप लोग ऊबे ना, तो ये इतना जितना था इसको आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। बढ़िया टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है कि हमारे संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना है क्या, इसमें है क्या, कहाँ से आई, कैसे आई, इसमें विचार क्या रखे गए हैं, बातें क्या रखी गई हैं। भारतीय संविधान वेत्ताओं की, भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं के उस समय की मानसिक स्थिति, मन स्थिति कितनी डेवलप थी कि वो हमें कैसा संविधान देना चाहते थे, अपनी जनता को, आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से चीज़ें देना चाहते थे कि उनके सामने भविष्य में कोई समस्या ना आए जो पिछले 300 साल 400 साल हमने गुलामी में झेली थी। तो इस तरह से प्रस्तावना का निर्माण हुआ। प्रस्तावना में हमारी भावनाएं निहित हैं, प्रस्तावना में भारतीय संविधान की भावनाएं निहित हैं। प्रस्तावना के बाद की चीज़ें तो अनुच्छेद की चीज़ें हैं, सीधा सीधा नियम कानून लिख दिया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। तो बहुत समय ना गंवाते हुए मुख्य चीज़ों पर मैं आप लोगों को व्याख्या बता दूंगा, क्योंकि आगे परीक्षा भी है तो वो भी देखना है। नहीं तो ये संविधान तो पूरा पढ़ने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे, लेकिन उतने समय में GS का संपूर्ण कोर्स देना है आप लोगों को। कोशिश मेरा भी रहेगा कि अब रेगुलर वीडियो और भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री वगैरह के भी आप लोगों को मिले, इकोनॉमिक्स से मिले, करेंट्स के मिले। तो आगे मिलते हैं, इसके आगे पंथ निरपेक्ष तक हो गया है। धन्यवाद।